आज की पेन डायग्नोसिस के इस सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी आप लोगों से कि ये जो आप लोगों ने पेन डायग्नोसिस की क्लास जॉइन की थी, इससे आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं? क्योंकि जैसा आप एक्सपीरियंस बताते हैं उसी के बेसिस पे फिर आगे अ, मुझे भी अपने क्लास वगैरह में सुधार के चांसेस करने को मौका मिलता है। ठीक है? तो आप लोगों में से कुछ लोग जो भी चाहें वो हमें ज़रा इसका रिस्पॉन्स बताएँ कि कैसा था? कोई दिक्कतें आई हों आपको इस दौरान तो वो भी हमें आप बता सकते हैं। तो इनमें से जो लोग बोलना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज़ कर देंगे ताकि मैं चाहूँगी कि सभी अपने विचार व्यक्त करें तो बेटर होगा। फिर मैं इंटरेक्शन शुरू करूँगी। तो हैंड रेज़ करें या मैसेज करें या जैसा भी चाहें, तो वन बाय वन आपको मौका मिल जाएगा। इन 4 लोगों ने अपना ऑन कर रखा है, इनमें से देखो शिवी गुप्ता जी। नहीं, सामने आके थोड़ा कर दीजिए क्योंकि ये फिर पढ़ने में उसमें करने में थोड़ा मुझे असुविधा होती है। जी शिवी गुप्ता जी आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। यस यस मैम, कैमरा अपना ऑन कर लें और लाइट ऑन कर देना। दिखाएं। यस मैम, नमस्कार मैम। मैम मैं ये पूछ रही, हेलो जी बोले आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नमस्कार मैम। मैम मैं ये कह रही थी कि पेन में आपने बताया था सारे जॉइंट्स पेन सारे पेन, तो क्या फाइब्रोमाइल्जिया का पेन भी जो है वो इसमें हम ट्रीट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो इस पेन डायग्नोसिस में इसमें जो हम कैसे वो करके क्या प्रोटोकॉल रहेगा फिर उसके लिए? फाइब्रोमाइल्जिया कहाँ होती है, कहाँ की है, क्या पेन होता है, क्या आपको फाइब्रोमाइल्जिया पता है? फाइब्रोमाइल्जिया का पेन तो मैम बॉडी पे, शोल्डर्स पे जी। फाइब्रोमाइल्जिया कहाँ का है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें अलग-अलग देना होता है ना। अच्छा जी, वैसे वो फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो बैक में है, कंधों पे, शोल्डर्स पे है, हैंड पे है? क्या वो फाइब्रोमाइल्जिया ही है? पहले तो हमें ये कंफर्म करना जी है। जी जब उसका कंफर्म हो गया तो फिर जी एरिया देखना पड़ता है कि किस एरिया में है। तो उसके जी अकॉर्डिंग फिर ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसका ट्रीटमेंट हम जनरल नहीं बता सकते कि ये ओके एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है और आप इसको देंगे तो आराम हो जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें एरिया चेंजेस होते हैं। जी 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 अच्छा, ठीक है? ये मैंने पूछा क्योंकि पेन में हमने जो हाँ, पढ़े थे ना तो उसमें फाइब्रोमाइल्जिया का नहीं आया था, तो इसलिए मैंने फिर आपसे पूछा। इसीलिए नहीं आया था क्योंकि अगर श्योर शॉर्ट होता फाइब्रोमाइल्जिया अपने आप में भी कठिन, इसका ट्रीटमेंट कहाँ है ना? जी जी इसीलिए जी मैंने उसको नहीं किया ना कि कोई भी चैलेंजिंग चीज हमें नहीं करनी चाहिए। ओके इसीलिए हाँ। ओके, थैंक यू मैम। ओके नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सबसे पहले अपने विचार व्यक्त करेंगे उसके बाद आप अपना सवाल पूछेंगे ताकि हमें भी तो पता चले कि इसमें कोई कमी वगैरह नहीं रह गई है। सुमन जैन जी का तो इनका और आप लोग फटाफट करिए क्योंकि फिर मैं चाहती हूँ कि समय कम है 1 घंटे का, तो उसी में हमें ये फिनिश करके फिर अपने क्वेश्चन आर भी रखने हैं ना। इनका तो हो गया शिवी जी का। नेक्स्ट चलिए जिनको भी क्वेश्चन करना है फटाफट करिए क्योंकि टाइम मैं वेस्ट करना थोड़ा कम पसंद करती हूँ।
नीतू गुप्ता जी का ऑन कर दीजिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत नई चीजें समझने को मिली जो पहले कभी नहीं पता थी मैम। जैसे मैम जैसे एरियाज आपने बताया, डेवलपमेंट एरियाज जो होते थे वो आज तक नहीं पता थे। जैसे हार्ट से रिलेटेड क्यों अभी तक करते थे हम हार्ट हीट, लेकिन हमें पता नहीं था कि क्यों ये गले का पेन हम हार्ट हीट से करते हैं। तो वो पता चला कि डेवलपमेंट एरिया वहां पर है। तो अब ट्राई टू कोऑर्डिनेट करते हैं। अब जैसे यूबी का आपने बताया था मैम इनर थाइज में, तो वो भी नहीं पहले पता था हमारे को। तो अब हम कोरिलेट कर पाते हैं, जब भी वहां कोई डिजीज आती है तो फटाफट स्ट्राइक करता है दिमाग की। क्या इससे जो आपने सीखा इसको कहीं अप्लाई किया और उससे आपको? यस मैम, यस मैम, यस मैम। इनर थाइज में जो पेशेंट्स को मैम होता था, तो पहले मैं इनर थाइज को स्प्लीन ही कर पाती थी, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती थी। अब मैं यूबी पर भी कंसंट्रेट कर पाती हूँ, और ज्यादातर कई पेशेंट्स में ह्यूमिडिटी इन यूबी दिया तो काफी फर्क पड़ा। तो इस तरह धीरे धीरे ट्राई करने का कोशिश कर रहे हैं, जो जो आपने सिखाया धीरे धीरे बार बार समझ के मैम। और मैम एक चीज आपसे पूछना चाहते थे, ये जो डे 3 में आपने पेज 31 पे पेप्टिक अल्सर वाला एक चार्ट था मैम, और एक लीवर वाला, अगर आप ठीक समझे तो इस पे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देंगे मैम इस क्वेश्चन आंसर्स में। मैं देख लेती हूँ थैंक और यू, लोगों के क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ, उसको नोट कर लेती हूँ। थैंक यू मैम। आज या फिर अगर आज हो गया बाकी लोगों का तो आज कर दूंगी, नहीं तो कल कर। मैम और भी जो आपने बैक शू पॉइंट बताए थे वो भी नहीं पता थे कि क्यों किस वजह से यहाँ पर पेन होता है, वो भी पहली बार पता चला। डे 4 की क्लास बहुत अच्छी थी मैम, नंबर 1 क्लास थी मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। इसके बाद सुमन जी हैं। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम मुझे पूछना था, कई लोगों को होता है कि खर्राटे बहुत लेते हैं, तो मैम ये मतलब कोई परेशानी में आएगा या ये हैबिट में आता है? सबसे पहली बात तो यहाँ बात हो रही है पेन डायग्नोसिस की। हाँ जी। वेरी सॉरी टू से कि ये किसी पेन में नहीं आता है, ये सवाल आपको यहाँ नहीं दे सकते। नहीं मैं एक जनरली पूछ रही थी। नहीं तो ये जनरल नहीं है ना, क्योंकि अगर हमने जनरल ले लिया, लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ जी। अगर ले लिया तो हमारे जितने कैंडिडेट हैं 1 बाय 1 अपना पर्सनल पूछेंगे और मैं असहाय हो जाऊंगी, क्योंकि एक को आंसर कर चुकी हूँ तो दूसरे को मना नहीं कर हाँ जी। ये बात हो रही है। ओके अच्छा मैम, एक था कि काफ मसल क्रैम्प आपने बताया था, तो मैम उसमें आपने बताया था कि जो 4 पॉइंट्स हैं तो वो हमें सिडेट करने हैं। फिर मैम ने आपने बताया था K3 उसमें टोन कर दीजिए, तो मैम अब पूरा प्रोटोकॉल लेना है या सिर्फ K3 लेना है बाद के लिए? अलग अलग लेने हैं, जैसा जो कंडीशन हो, कब हमें सिलेक्ट करना है, कब टोन, इसकी भी हमने अलग से क्लास ली है उसमें। हाँ जी, उसको देख लीजिए, उसके पीपीटी वगैरह। जी मैम। नहीं मैम, जैसे क्रैम्प जब नहीं आ रहे हैं, है ना, कंडीशन नॉर्मल हो गई है, तो उसके बाद सिर्फ सिंगल पॉइंट K3 ही यूज करना है ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम एक आपने बताया था कि हम एक साथ 2 चीजें भी करते हैं, जैसे वन साइड हम सिडेट करते हैं, वन साइड टोन करते हैं, तो मैम ऐसा कैसे पता चलेगा कि हम दोनों चीजें एक साथ ले रहे हैं? आपका परिचय जानना चाहूंगी थोड़ा सा। जी मैम। उस हिसाब से आंसर करिए। मैम मैंने तो आप मुझे दिख नहीं रही हैं तो थोड़ा सा हमें ढूंढने में दिक्कत हो रही है। अपना कैमरा ऑन कर लिया अगर possible है। जी मैम। जी बताइए, पहले तो अपना परिचय दीजिए ताकि मुझे पता चल सके। जी मैम, मैं सुमन जैन फरीदाबाद से। कब से आप कर रही है? नाम नहीं, नाम तो लिखा हुआ आ रहा है इसमें। हाँ जी बता दीजिए कि आप कब से क्या मतलब कैसे कर रहे हैं। मैम, मैंने 2 सेमेस्टर कंप्लीट किए हैं अभी। अच्छा, अब अपना सवाल दोहरा दीजिए। मैम जैसे आपने कहा कि हम एक ही टाइम पे सिडेट और टोन दोनों यूज कर सकते हैं, एक साइड सिडेट एक साइड टोन, तो मैम या तो हमें तो इतना नॉलेज है कि या तो सिडेट करेंगे एक टाइम में या टोन करेंगे, तो मैम दोनों कैसे मतलब लगा यूज? के लिए किसी बीमारी का एग्जाम्पल दीजिए तो मैं बताऊं। मैम जैसे आप लगा लीजिए शाइटिका या लंबर पेन ऐसा। मैं लगाऊंगी नहीं, ये मोल भाव नहीं, मार्केट नहीं मैम, मैंने तो ऐसे तो नॉर्मल। मान लीजिएगा, नहीं ऐसे नहीं मान सकते ना आप। डिजीज का एग्जाम्पल जब देंगी
तो मैं बताऊंगी कि हाँ इसमें ये इसलिए ये घटना घटी है, इसलिए इसको यहाँ पे आधा सिगरेट और आधा टून किया जाएगा। मैम आप ही एग्जाम्पल के साथ बता दीजिए। मैंने तो एग्जाम्पल ये होगा, जैसे मान लीजिए आपने लिया स्प्लीन यांग के पॉइंट, जी ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। स्प्लीन यांग मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा शायद आपको या बाकी लोगों को। तो इसमें कुछ पॉइंट, यांग डेफिशिएंट हो गया, कमजोर है। तो क्यों कमजोर है, हमारा काम करने का जो तरीका है वो क्यों कम हो गया, फंक्शन क्यों कम हो गया, कोई अवरोध आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अवरोध आना, कोई रुकावट आना, ये क्या है, एक एक्सेस कंडीशन होती है, आपने बताया भी था। हाँ जी, यहाँ कोई चीज आके अटक गई है इसलिए वो रुक गया है। और दूसरा, यान डेफिशिएंट हो गया है, कारण भले कुछ रहा। तो दो तरीके हैं, या तो हम उसका जो ब्लॉकेज है उसको निकाल दें तो फंक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन अगर हमें और बेटर रिजल्ट चाहिए, स्ट्रांग चाहिए, तो हमें उसके कुछ पॉइंट सिलेक्ट करने होते हैं, कुछ पॉइंट ऑन करने होते हैं। उसमें जो सिलेक्ट करने वाले पॉइंट है, वो जो पॉइंट है वो हमारे क्या करते हैं, जो ब्लॉकेज है उसको हटा देते हैं, और टोन वाले उसके फंक्शन को इम्प्रूव कर देते हैं। तो इसीलिए एक ही प्रोटोकॉल में एट अ टाइम हमें टोन और सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। इसलिए जो भी नेक्स्ट कंटेस्टेंट आए हमारे पास, तो अपना परिचय जरूर दे दें ताकि हमें उन्हें सवाल समझाने में थोड़ी मदद मिल जाए। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैं मुकेश मंडल नेपाल से। और सर अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके। हाँ जी, हाँ जी मैम, बताएं सर। मैं ये सवाल पूछ रहा था कि कई दफा पेशेंट खाना खा के आते हैं, कभी खाली पेट आते हैं, या तो सुबह आते हैं या तो शाम को आते हैं। तो हमारा ये जो थेरेपी है, इस थेरेपी को हम किस तरह से यूज करें? खाना खाने से पहले यानी कि खाली पेट में देने से अच्छा होगा, या खाना खाने के बाद कितना टाइम के बाद हम यूज कर सकते हैं इस थेरेपी को? एक बार मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ जी। ताकि मुझे आंसर करने में आसानी हो। बताएं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट। मैं मुकेश मंडल, मैं नेपाल से हूँ और मैं एलोपैथ का डॉक्टर हूँ, एज अ एम्प्लॉय। हॉस्पिटल में जॉब है मेरा, और आपका पेन डायग्नोसिस वाला क्लास में बहुत इंटरेस्ट था, और मैं थेरेपी भी कर रहा हूँ अपने क्लिनिक में। ओके, एक्यूप्रेशर। हाँ जी। ओके, तो सर आपको एक्यूप्रेशर में कैसे इंटरेस्ट आ गया? जी मैं लगभग 6 महीने या उससे ज़्यादा टाइम से थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा, क्योंकि ये नेचुरल थेरेपी है। इससे हम नेचुरली तरीका से हील कर सकते हैं, और एलोपैथ में क्या है कि केमिकल कंपाउंड है, और केमिकल कंपाउंड बेहतर रिजल्ट देने से भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट उसमें ज़्यादा है। तो हम ये चाहते थे कि मेरा इच्छा भी था कि सकबर जो भी पेशेंट हो उसको नेचुरली तरीका से हम यदि हील कर सके जी जी। तो बहुत अच्छी वाली बात है। तो अब आपका सवाल ये है कि खाने से पहले या खाने के बाद, तो जी। आपको मैं आपके जो प्रोफेशन है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देती हूँ। कुछ जी। दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आप खाली पेट खाते हैं, जी। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आप खाना खाने के बाद खाते हैं, जी। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है सुबह शाम 2 बार खाते हैं, जी। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिसको हम मिल्क के साथ लेते हैं, जी। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनको हम ल्यूकेन वाटर के साथ लेते हैं। जी। इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, किसी को में 1 बार लेना, किसी में 2 बार लेना, किसी में 3 बार लेना है, किसी को लेकर के लेटना ही नहीं है, टहलते रहना है। जी। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। सेम वैसे ही इट इज अ सुपर साइंटिफिक थेरेपी। जैसे आपकी ये थेरेपी है ना जो आप सीख रहे थे, जी। अंतर क्या है, बस केवल कि समय के साथ
ये हमारी हो गई। और आज अल्टरनेटिव थेरेपी कही जाती है, जो कि टोटली रॉन्ग है। कंप्लीट मेडिकल साइंस। अब कैसे आप बोलते हैं हर जगह तो नेट पे भी मिल जाएगा, तो जब आप गूगल ऑन करते हैं तो गूगल हमारा थोड़ी है, गूगल तो वेस्टर्न वालों ने बनाया है, हमने तो नहीं बनाया। तो जी, हमारे यहाँ की मेन एक होगी मेन थेरेपी, दूसरी होगी अल्टरनेट थेरेपी। तो वेस्टर्न मेडिसिन क्या है, मेन वहाँ की है ना, तो वो मेन है, इसलिए बाकी जो थेरेपीज वो अपनाते हैं उसके अलावा वो होती है अल्टरनेटिव। हमारे यहाँ हमने क्या क्या गूगल में टाइप किया, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर क्या है, उसने और हमने उसको एज इट इज यहाँ पे बिठा दिया। क्योंकि हमारे यहाँ की अल्टरनेट थेरेपी वेस्टर्न मेडिसिन की और मेन थेरेपी, तो इसका पूरा ज्ञान लोगों को था पक्के से। तो अभी मैं वापस लौटती हूँ मेन क्वेश्चन पे, और आपका जो क्वेश्चन था, तो इसमें डिपेंड करता है कि जो पॉइंट आप ले रहे हैं उसको किस पर्पस से ले रहे हैं, किस चीज के लिए ले रहे हैं। हर पॉइंट को हम खाली पेट या खाना खाने के तुरंत बाद ये क्राइटेरिया में फिक्स करके नहीं रख सकते। उसका यही रीजन है कि हमें पहले जानना होगा कि हमने किस पर्पस इसको दिया है, कारण क्या है। समझ रहे हैं मुकेश जी? तो जो पॉइंट डायरेक्टली हमें पेट से भी रिलेटेड है, अगर हम उसकी भी बात करें तो उसका भी जवाब नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते कि मान लीजिए आपको पेट में दर्द हो रहा है खाना खाने के तुरंत बाद, तो क्या हम ट्रीटमेंट ना दें? देना पड़ेगा। तो इसमें खाली पेट भरे पेट का बहुत ऐसा इशू नहीं है, शायद इनका नेटवर्क चला गया, तो ऐसा कोई खास इशू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें जरूरत पड़ती है तो ये सारी बाउंड्रीज को तोड़ करके हम ट्रीटमेंट देते हैं। अब कहते हैं कि पीरियड के दौरान ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर का नहीं देना चाहिए। अब कोई आया है ब्लीडिंग बहुत भयंकर हो रही है, तो क्या ट्रीटमेंट ना दे? देना पड़ेगा। तो ऐसे इसमें कोई किसी भी प्रोटोकॉल या किसी भी पॉइंट के लिए कोई खास क्राइटेरिया फिक्स हो ही नहीं सकता। अब हाँ, ये क्राइटेरिया जरूर हो सकता है कि कोई खाना खा रहे खाते खाते पॉइंट लगाए ना लगाए, वो तो खैर अंडरस्टूड है। बाकी ये चीजें हैं, ठीक है। विक्रांत जी को कर दीजिए। अनुपम जी आप आ गए हैं तो फिर जिम्मेदारी संभालें। नमस्ते मैम। पुणे से। जी मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, क्लास बहुत ही अच्छी थी। आपने जो एंजियोपेक्टोरिस के जो सिम्टम बताए, और उसके बाद में मेरे पास एक फ्रोजन शोल्डर के लिए पेशेंट रेफर होके आया, और जब मैंने डायग्नोस किया तो फिर मुझे पता चला कि ये तो फ्रोजन शोल्डर का केस है ही नहीं, एंजियोपेक्टोरिस का है। लेकिन अभी इस मामले में पेशेंट को सिम्टम तो कुछ नहीं थे, सिर्फ क्या था कि लेफ्ट हैंड में हार्ट मेडियन में पूरा सेंसेशन ही नहीं था। ओके, और जो एंजियोपेक्टोरिस का आपने जो डायग्राम दिखाया था ना, वैसे पेन वो एरिया में कंप्लीट था। पेशेंट को बीपी नहीं है, पैल्पिटेशन नहीं है, ब्रेथलेसनेस नहीं होता है, कुछ नहीं है। तो फिर अभी फाइनली ऐसा हुआ कि मुझे उनको बोला कि आप टेस्ट करवा के लो, क्योंकि सिम्टम ही कुछ नहीं मिल रहा है। तो उसमें काफी वॉल्स को कैल्सिफिकेशन मिल गया। अभी मेरा सवाल ये है कि यदि रिपोर्ट नहीं किया तो फिर हमें कैल्सिफिकेशन के बारे में, बाकी तो हार्ट के प्रॉब्लम के बारे में कुछ ना कुछ तो सिम्टम मिलते, लेकिन ऐसे केस में हमें पता कैसा चलेगा कि ये कैल्सिफिकेशन रिलेटेड केस है? ये नहीं पता चल सकता। बहुत कोशिश करेंगे तो शायद ढंग से पता चल जाए, लेकिन वैसे पता नहीं चलेगा। लेकिन आपकी थेरेपी देखिए कितनी ज्यादा हाई फाई है कि उसने समय से पहले सिम्टम थेरेपी भी, और आपके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, बॉडी कितनी ज्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव है कि वो समय से कितने पहले आपको सारा सिम्टम बता रही है। इस वो इतना ज्यादा आपके लिए मेहरबान है कि सारे सिम्टम वो पहले से ही बता दे रहे हैं कि आप संभल जाओ, कुछ तो हो रहा है। और ज्यादातर चीजें क्या होती है, ब्लॉकेज ही होती है। अब ब्लॉकेज कैल्सिफिकेशन वाला भी हो सकता है, ब्लड का भी क्लॉट हो सकता है। तो हमें ट्रीटमेंट तो दोनों का एक जैसा ही देना है। बहुत स्पेसिफिक करें तो अलग कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम जो एंजाइना पेक्टोरिस के पॉइंट से सिंपल उसको दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम टेस्ट कराएं। जो टेस्ट आपने कराया उसने क्या किया, उसने पेशेंट को भरोसा दिया तो दिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया
जी हाँ। ये जो चीज है ये तो ऐसे ही है, ये नहीं कि हम मान लें कि नहीं हो सकता सर्वाइकल का हो सकता है इसका हो, तो वो चीज वहां से आपकी क्लियर होगी। आगे के लिए भी वेरिफिकेशन के लिए हो गया कि ये जो है फिर यही है। हाँ। और दूसरा ये पूछना था कि डायबिटीज की वजह से काफी सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, उसमें का एक साइड इफेक्ट है जो आपने बताया था, डायबिटिक न्यूरोपैथी। ओके, पहली बात तो ये होता क्यों है, वन सवाल। और उसको हम सिर्फ सर्कुलेशन से ट्रीट करेंगे या वहां का उसका डायबिटीज का जो साइड इफेक्ट आया है वो भी निकालना पड़ेगा? दिस इज वन क्वेश्चन। उसके रिलेटेड दूसरा और एक क्वेश्चन है, एक काफी बार में ऐसा देखा। उसका आंसर ठीक जब हो है, जाए फिर दूसरा पूछे, नहीं तो उससे मिक्स हो नहीं जाए। ठीक, नहीं शुगर रिलेटेड डायबिटीज रिलेटेड ही था, इसके लिए मैं सोचा कि उसके साथ में कंबाइन कर लो। कोई बात नहीं, एक बार इसको कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, चलेगा। हाँ, पहला सवाल तो क्यों होता है, तो जो आपकी नर्व्स बनी हुई है उनमें किसका रोल है, हमें वो वहां तक जाना पड़ेगा कि जो नर्व का कंपोजिशन है उसमें क्यों असर आए, क्योंकि वो बड़ी डेलिकेट होती है। और शुगर किसी चीज में कहीं पे रखिए ना, देखिए वो जगह गलने लगती है। यही कारण है कि जितने भी डेलिकेट पार्ट हैं आपके, पहला पार्ट है आपका किसका, पार्ट है आपकी आईज, आई पे इफेक्ट आता है डायबिटीज होने पर, आता है रेटिनोपैथी। हाँ, दूसरा किडनी पे आता है, नेफ्रोपैथी हो जाती है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, फिर नर्व्स पे ही घूम घूम के दिखा रहा है। उसके बाद आ जाता है नर्व्स पे आपके न्यूरोपैथी, जिसमें आपके पैर में नीचे आ गया तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, न्यूराइटिस भी हो जाती है। तो मेन क्यों हुआ है, कारण आपने देख लिया कि बीमारी के ठीक पहले उसका कारण भी दिया है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी मींस फर्स्ट यू हैव टू कंट्रोल योर डायबिटीज नॉट न्यूरोपैथी। ओके। लेकिन चूंकि आप इस समय न्यूरोपैथी से परेशान हैं, बर्निंग हो रही है या पैर कोल्ड हो गए या व्हाटएवर जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो चूंकि पेशेंट उसके लिए भी परेशान है, तो सबसे पहले हमें वो देना होता है। लेकिन अगर 100% आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो पीछे जा करके आपको कंट्रोल करना पड़ेगा डायबिटीज। जब तक डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी तब तक इसमें जो अंदर से रिलीफ है वो नहीं आया। तब आपका इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी हो सकता है कि शुगर नॉर्मल तो है फिर भी ये न्यूरोपैथी कैसे, तो उसका आंसर मेरी तरफ से ये होगा कि ये नॉर्मल ऐसे ही है बाहर से, अगर अंदर से होते तो नर्व में प्रभाव ही क्यों पड़ता। इसकी दूसरी साइंस है जो मैं आपको बताऊंगी कि मेडिसिन जो जब हम खाते हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ होता है, क्या असली होता है या नकली होता है, तो कितनी गहराई तक काम करता है। और अगर काम करता है तो मैं तो खुले मंच से बोलने वाली हूँ और बोलूंगी मैं कि अगर कंट्रोल होती है तो फिर पूरे जीवन दवाई क्यों। और दूसरा, चलिए खा लिया दूसरे पूरे जन्म, तो जितनी उसकी मात्रा थी वो घटनी चाहिए, या बढ़ने बुखार है मान लीजिए तो कितने दिन पूरे जीवन दवा खाएं, नहीं, तो डायबिटीज में क्यों खाएं। और चलो खा लिया कि हाँ ये ठीक हो जाए, तो ठीक कहाँ हुई, ठीक हुई होती तो साल भर 6 महीने कुछ दिनों के बाद दवाई तो बंद होती, दवाई तो बंद नहीं, चलो उसको भी मान लिया मैंने। दवाई खाते खाते उसकी डोज क्यों बढ़ रही है, दवा से हम इंसुलिन पे क्यों आ गए, दवा की मात्रा क्यों बढ़ गई, दवा एक से दूसरे में क्यों कन्वर्ट हो गई, और दवा खाते खाते डायबिटीज कंट्रोल होते हुए भी न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी क्यों। तो ये बिग क्वेश्चन मार्क है जिसका आंसर चाहते हुए भी मैं यहाँ नहीं दे सकती, इशारा काफी है। नहीं ठीक चलेगा। दूसरा सवाल है, काफी बार ऐसा देखा गया है कि एक्सीडेंट या अटैक के वक्त, मे भी हार्ट अटैक रहेगा या कुछ भी रहेगा, उस वक्त शुगर लेवल बढ़ती है और कभी कभी ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वैसे ही रह जाती है, तो इसका रीजन क्या है, शुगर लेवल उस वक्त बढ़ने का रीजन क्या है? वंडरफुल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। कोविड जब हुआ ना तो कोविड के बाद भी बहुत सारे पेशेंट आए और कम कम एज के आए जिनको डायबिटीज हो गई। तो डायबिटीज माना शुगर, ग्लूकोज, ग्लूकोज आपके ब्लड में ट्रेवल कर रहा है, क्यों कर रहा है, ग्लूकोज हम कब लेते हैं, उसकी बॉडी की बात छोड़ दीजिए, लेकिन मान लीजिए हमें ग्लूकोज की आवश्यकता है, ग्लूकोज पी लिया तो कब लेते हैं,
एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए। कि हमें क्यों ऐसे एग्जॉस्टेड लग रही है, डिहाइड्रेशन हो गया, कुछ हुआ तो कोई घटना Dehydration. घटी इसलिए ऐसा हो गया ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब हमारे शरीर में कोई घटना घटी, कोविड एक दुर्घटना थी, बहुत बड़ी थी, जिसने फिजिकल तो डैमेज किया, उसके साथ लोगों को मेंटल और साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा किया था। Okay. फिर अगर आप किसी को बोल दीजिए कि आपको कोविड हो गया है, कई लोग केवल ये सुन के कि मैं पॉजिटिव हूँ, एसिम्प्टोमेटिक होते हुए, उन्हें कोई ना बुखार ना कोई सिर दर्द ना कुछ भी नहीं, केवल उन्होंने टेस्ट कराया और टेस्ट में गलती से पॉजिटिव हो गया, और जैसे ही उनको डॉक्टर ने रिपोर्ट बताई कि आप पॉजिटिव हैं, वो बेहोश हो गए, गिर गए। अब जब गिर गए तो क्या हुआ, ब्रेन को क्या चाहिए, ताकत चाहिए, ग्लूकोज ताकत चाहिए, चाहिए। एनर्जी चाहिए। अब आपने तो दिया नहीं, और आप देते तो सकता लेट हो जाता, जब तक आप समझते तो बॉडी ने तुरंत रिलीज कर दिया। तो वही आपका जो शुगर है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में दिखाई देता है। तो जैसे हमारी बीपी बढ़ती है, अब उसमें केवल शुगर का मैं यही एग्जांपल दे रही हूँ, और उसको आप चेक करते नहीं है, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो नॉर्मल पेशेंट लेके और ऐसे यूज टू करने के लिए बीपी चेक कर लेते हैं। तो बीपी चेक करने पर आपको हाई मिलती है। तो जैसे बीपी हाई होती है, वैसे शुगर भी हाई। अगर आपको बुखार है और आप चेक कराने जाएंगे तो शुगर हाई मिलेगी। अगर आपका कुछ भी ऐसे हुआ, वीकनेस हुआ, कोई बीमारी आ गई, कोई इन्फेक्शन आ गई, कोई इन्फ्लेमेशन आ गया, कोई स्ट्रेस आ गया, अभी मैं माइक में बोल रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मुझे कोई पराया लगता नहीं। मुझे लगता है अपनी तो बात है, ये डर नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सवाल का आंसर मैं कर ही ना पाऊं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है आई एम सॉरी तो आता है मुझे। मैं कोई ब्रह्मा या वो तो हूँ नहीं ना, भगवान की सब कुछ मुझे ही आना चाहिए। आपने पूछा, हमने कहा सो सॉरी नहीं आता हमें, मैं पढ़ के बता दूंगी, या हम नहीं बता पाएंगे, सॉरी। तो कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन सोचिए कि अगर आपका माइक ऑन हो और सामने वाला ऐसा क्वेश्चन कर दे कि आप घबरा जाए, आता ही नहीं, अब आप परेशान की, अगर हमने ना बताया तो इतनी भरी सभा में हमारी तो बेइज्जती आज हुई। उस समय आप बीपी चेक कर लीजिए, बीपी बढ़ी मिलेगी। अब बीपी बार बड़ी बार आप, मिलेगी। और इसीलिए कहा जाता है ना कि मेंटल स्ट्रेस कॉजेस डायबिटीज। अब बार बार Yes, लगातार जब ब्लड में हो रही है तो आप डायबिटिक पेशेंट बन गए, okay. जब बॉडी उसको नीचे नहीं लेके आ पाई। तो बहुत बार ये फिजिकल से ज्यादा मेंटल भी होता है, इसीलिए शुगर बढ़ जाती है, प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। हाँ, प्रेगनेंसी में बढ़ती है, इसीलिए गेस्टेशनल डायबिटीज। इसीलिए बढ़ती है, और कोई खास नहीं। अच्छा, ठीक है। और एक आखिरी सवाल ये था कि जहां तक मैंने पढ़ा है, अभी मैं कितना सही हूँ गलत हूँ उसके बारे में कंफर्म नहीं बोल सकता। थोरैसिक और लंबर एरिया से हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो ऑर्गन है उनको इनर्वेशन मिलता है स्पाइन से। लेकिन मैंने कभी ऐसा देखा है कि जब हम करस्पॉन्डेंस पे सर्वाइकल पे यदि मसाज करते हैं तो पेशेंट को बर्पिंग होती है, बाकी और किधर मसाज करो तो बर्पिंग नहीं। अभी सर्वाइकल का और ये बर्पिंग का कनेक्टिविटी कहाँ पे कैसे जोड़ेंगे हम लोग? बहुत सुंदर सवाल है ये भी आपका, लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि बॉडी में किधर पे ये करेंगे ना, प्रेस करेंगे तो फिर बर्पिंग वगैरह होती है, तो फिर क्या है कि वो ब्लड लेवल पे गैस है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ सर्वाइकल पे प्रेस करने के बाद में ऐसा कैसे होता है? अभी मैं अपनी टीम से कल ही बोल रही थी कि मैं इस बार शनिवार को जो मैं लेक्चर लेती हूँ ना सबके लिए, ओपन फॉर ऑल वाली 5 to 6 में, शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए कि आप उसको जरूर ज्वाइन नहीं, लाइव अटेंड नहीं किया तो 2 बार वापस सुनता हूँ मैं, कम से कम 2 बार तो सुनता हूँ। तो मैंने इसीलिए उसको किया। तो इस बार मैंने उस पे GIT पे किया था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो जैसे मैं स्टमक पे आई तो मुझे घबराहट होने लग गई, इतना बड़ा टॉपिक हमने कहाँ से शुरू कर दिया आज, ये तो अंत ना होगा। तो फ्लिक किया, इधर उधर जाकर के उसको एनी हाउ कंप्लीट कर दिया। तो मैं कह रही थी कि मुझे लगता है कि मुझे स्टमक पे 4-5 घंटे मिलने चाहिए बोलने के, ठीक है, कि उसकी इंटीरियर वॉल पोस्टीरियर वॉल कौन सा स्ट्रक्चर कैसे, ये बताने में। तो अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक का एक पार्ट होता है कार्डिया,
ठीक है। अच्छा, कार्डिया का मतलब ही आप समझ गए। और जो गैस बनती है वो पेट में पूरे में थोड़े बनती है, बहुत बड़ा अभी हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन चल रहा है कि यहाँ बन रही वहां, यहाँ वहां नहीं बन रही, वो बनती है केवल स्टमक। गैस का नेचर क्या है? गैस नीचे रह सकती है कभी? नेवर। नहीं, गैस का नेचर ही है ऊपर का। तो जो ऊपर स्टमक का ऊपर वाला पार्ट फंडस है इतना सा, केवल उसी में गैस बनती है और ऊपर को पुश करती है। अब उसका कनेक्शन कहाँ है? हार्ट के साथ। और हार्ट का जो डेवलपमेंट होता है, देखिए कितनी ऊंची आपने सवाल कर दी, मजा आ गया। तो वो जो हार्ट का डेवलपमेंट है वो नेक में ही तो है, और जी उस कार्डियक का रिलेशन कार्डिया से ही तो है, और कार्डिया के बगल में जो फंडस है वही तो गैस बनी हुई है। तो इसलिए सर्वाइकल में प्रेस करने पर हो गया वहां पे आपको रेफर्ड वाला जो चक्कर है, इसलिए वहां पे अच्छा। करने में आराम मिला। अच्छा, तो फिर ऐसे केस में स्टमक को ही ट्रीट करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये तो एक चालू इलाज हो गया ना, कि हमने उसको किया और हाँ बस ठीक हो गया। हमें चालू इलाज नहीं करना है, नहीं करना है। हमें उस समय फॉर अ टाइम बीइंग ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कर दिया, थोड़ा रिलीफ मिल गया, हमें वो जो ओटीसी मेडिसिन होती है उसकी तरह इसको नहीं यूज करना है। नहीं। हमें देखना है स्पेसिफिक ये हुआ ही क्यों, तो वो सारा करेक्शन कराते हुए जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो आनंद आएगा। ठीक है। जी। और एक आखिरी सवाल था कि कभी कभी ऐसा देखते हैं हम लोग कि किसी ऑर्गन में डिफिशियंसी या एक्सेस कंडीशन है, तो उसका रेफर्ड पेन हम कह सकते हैं दूसरी जगह पे आता है। सपोज अभी मैं एग्जांपल देता हूँ कि स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यू है और हमें नी पेन हो रहा है, अभी नी का लोकेशन तो वैसे भी स्टमक मेरिडियन पे है, तो ऐसे केस में नी पेन है तो फिर हम लोकल ट्रीटमेंट करें या फिर स्टमक का ट्रीटमेंट करके उसके साथ में लोकल पॉइंट ले? ये भी सवाल गंभीर है, और आप शायद काफी पुराने थेरेपिस्ट हैं, इफ आई एम नॉट जी रॉन्ग। हाँ, 4 सेमेस्टर से किए हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिस काफी टाइम से है। तो हमने यहाँ आपका जीआईटी भी किया था पुणे में, ओके ओके, जीआईटी और टंग डायग्नोसिस भी किया था पुणे में, सोमेश जी ने अरेंज किया था ना वो। जी जी जी। तो यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि पैर में एक पॉइंट होता है JD1 ST45। जी हाँ। व्हाई वी आर यूजिंग ST45 इन नी पेन? क्या है ये पॉइंट, और क्यों स्टमक से नी का रिलेशन है? वैसे तो लंबर से है, नी से दूसरा नंबर से है। क्योंकि हम जॉइंट के अंदर जा रहे हैं, साइनोवियल फ्लूइड में जा रहे हैं। अगर फ्लूइड में जा एसिडिटी रहे हैं, होती है, एसिडिटी, उसका इफेक्ट भी हमारे नी पर आता है। क्यों नी घिसती पे है? आता है। क्यों गलती है तेजाब से? तो अगर आपके बॉडी में एसिड बन रही है तो बाद में आपके दांत घिसेंगे, जोड़ घिसेंगे। जी हाँ। ST45 क्या करता है उसको जरा पढ़िएगा। ये जो है लास्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट का चक्कर तो है नहीं, ये तो बीच में नहीं आ रहा नहीं है, है। पाथ का भी नहीं हो सकता। तो ये एसिड बेस को बैलेंस करता है, और जी कितना हाँ। तेज बैलेंस करता है वो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप घुमाइए और चल पड़िए। देखा भी है, तो ये रीजन है। देखा है। हाँ हाँ, तो ये रीजन है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट है मैम निशा गुप्ता। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैं निशा गुप्ता करनाल से बात कर रही हूँ। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि सर्वाइकल 3-4 पे आपने एक दिन उस दिन बताया था कि अगर परेशानी है या कोई चोट लग जाए तो पैरालाइज अटैक भी लिम्स का, हाथों पैरों के पैरालाइज का भी हो सकता है। हेलो जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। तो वो उसका ट्रीटमेंट कौन सा है? स्पास्टिक टॉर्टिकोलिस जो बताया था या किस में आएगा? टॉर्टिकोलिस का मतलब होता है गर्दन की जकड़न। हाँ जी, वो तभी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि उसका ट्रीटमेंट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। टॉर्टिकोलिस माने गर्दन की जकड़न। ठीक और है। जो मैं बता रही हूँ पैरालिसिस का, ये है आपका क्वाड्रिप्लेजिया, दोनों हाथ दोनों पैरों का पैरालिसिस। डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन टॉर्टिकोलिस एंड दिस टाइप ऑफ पैरालिसिस। इसका ट्रीटमेंट इनमें से कौन सा है? असंभव। अच्छा, है ही नहीं? नहीं, ये जो आप सवाल पूछ रही हैं, इतनी बड़ी घटना को आप करिए इसका प्रसाद नहीं है ना, इसलिए असंभव।
एक पेशेंट जब तक कभी आपको नहीं, कोई भी पेशेंट हो, जब तक कोई पेशेंट इस तरीके का आपके सामने आता है, आप उसकी पूरी रिपोर्ट देखते हैं कि उसमें हुआ क्या है। स्लिप डिस्क के ही मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, कौन सा ग्रेड है, इसका ट्रीटमेंट आपको दूं, डिजनरेशन का दूं या एक्यूट बल्जिंग का दूं, उसमें भी एक्यूट है, क्रोनिक है, क्या है। तो ऐसे जो है हवा में नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैंने कहा समझाओ। अच्छा, इसको छोड़ दिया आपने, ट्रीटमेंट है नहीं ना इसमें? मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप इसको कैसे समझ रही हैं। पता है क्या, मेरे दिमाग मेरा में आंसर आपको ये था कि इसका बिना जाने समझे ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, जब तक आपके पास पूरी रिपोर्ट ना हो, कोई चीज ना हो। यही मेरा उत्तर था कि हमें ये नहीं पता है कि उसमें एक्यूट डिस्क बल्ज, क्रोनिक डिस्क बल्ज है या उसमें डिजनरेशन हुआ क्या है। तो जब तक हमें नहीं पता चलेगा, हम किसी भी पेशेंट को कैसे, एक्सीडेंटल है, कोई फ्रैक्चर हो गया है या कैसे हुआ, हाँ, या नर्व डिस्क कोलैप्स कर गई, आप बताइए हम। नर्व कंप्रेस हो रही हो अगर किसी की, हाँ, तो कौन सा ट्रीटमेंट मैं यहाँ बताऊँ आपको, सवाल है। नर्व कंप्रेस का C3-4 में ही नर्व कंप्रेस हो गई एकदम से, ऐसे नहीं होता है। ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मेरा मतलब ये है कि नहीं, मैं यही कह रही हूँ, लें या ना ऐसे लें। नहीं होता है। हमें पूरा उसका हिस्टोग्राफी इसीलिए लेना होता है, ओके, उसको स्टडी करते हैं, फिर उसके हिसाब से टर्म डायग्नोसिस से मैच करते हैं, इनमें से कौन सा फिट बैठेगा, तब ट्रीटमेंट देते हैं। यही तो क्योंकि मैं उस दिन सरप्राइज हुई, मैं क्या ये तो हुआ था एक पर्सन के साथ जो आप कह रही हैं, उनके C3-4 इसके में लिए भी बहुत स्टडी करनी बाकी है। पहले उस बिल्कुल डिजीज की स्टडी, फिर इन पॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पर बहुत फोकस ना करें तो बेटर है। हाँ, मेरा तो इस मामले में है नहीं। क्या एक हाँ, और हाँ, क्वेश्चन था कि ठीक। जैसे हम साइटिका के लिए कह देते हैं कि हार्ट और लंग्स का जिसको प्रॉब्लम होती है उनको ही ज्यादातर साइटिका होती है, डायग्नोस करके ये मैंने सुना भी नहीं है कभी, आज आपके मुंह से पहली बार सुना। नहीं, मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा था, तो मैंने वो दिमाग में रख लिया। तो उसी तरह बल्जिंग के लिए हमें ऐसा कोई कारण है कि हम बंदे को देख के समझ सके कि बल्ज हुआ होगा इसको, या एक्सरे ही करवाना पड़ेगा? ये मैंने बुधवार की जो शनिवार की क्लास लेती हूँ उसमें मैंने लिया हुआ है, पूरे 1 घंटे का लेक्चर लिया था। एक बार आप उसको विजिट कर लें। पिछले से पिछले सैटरडे ली हुई है ना, मैं देखूंगी। हाँ, तो आप उसको चेक कर लें, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, एक और था कि फैंटम पेन, जो आपने फैंटम वाला ट्रीटमेंट दिया है, जो किसी और वो ना हो प्रॉब्लम, वो फैंटम की प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कोई पर्सन आए उनकी फिंगर्स में इसी तरह परेशानी है तो उनको तो नहीं कर सकते हम? नहीं, वो अलग। ठीक है, बस ये तो 3 क्वेश्चन थे मेन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन, नीतू गुप्ता जी का मैम हो चुका है, मैं इनको फिर से ले लूं? मैम पूछ सकती हूँ? बताइए। मैम एक आपने पेप्टिक अल्सर में बताया था, नॉक्टर्नल पेन के लिए बताया था आपने, जो रात को पेन होता है उसमें खाली। मैम किसी पेशेंट को जैसे खाली नॉक्टर्नल पेन में खाली रात को जो पेन है शोल्डर में, उससे ही रिलेट कर सकते हैं, या जैसे एक पेशेंट है उसको शोल्डर में पेन होता है, खाली रात को होता है और पूरे दिन मतलब उठा नहीं पाता है सामान उतने अच्छे से, लेकिन रात को भयंकर छपाके पड़ते हैं, तो मैम इसको हम किस चीज से रिलेट कर सकते हैं? नॉक्टर्नल पेन अगर आ रहा है तो मैंने आपको उसमें पूरा दिया था, कारण बताया था ना, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। दूसरा टाइम भी देख लीजिए, पूरी रात वगैरह का तो नहीं है। यस मैम। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम पर है तो देख लीजिए, कोई हार्ट वगैरह का टाइमिंग तो नहीं मैच कर रहा है। अगर वो है उसके अकॉर्डिंग करिए, नहीं तो जो हमने आपको पढ़ाया था क्लास में उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे दीजिए। पेप्टिक अल्सर का दे सकते हैं वहाँ पे मैम बिना टेस्ट के, या टेस्ट करा के? हम कैसे बताएंगे, पहले उसके सिम्टम देखिए, बाकी चीजें देखिए। तो दर्द से हम पेप्टिक अल्सर कैसे डायग्नोस कर देंगे? ओके, उसका बाकी सिम्टम देख के समझ के दे दीजिए। ओके, थैंक यू मैम। सब आपको मिला हुआ ही। मैम एक चीज और, जैसे जो बाकी पेन की क्लास काफी आपने ली,
जो आप कह रहे थे बाकी भी बहुत रिमेनिंग है, तो उसका आप सेकंड पार्ट करेंगे मैम, पेन का जैसे? मेरे पास इतना समय कम है, इतना समय कम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से जब भी मुझे निकल पाता है तो बस मैं ले लेती हूँ जैसे तैसे करके। यस मैम। अभी बहुत रिमेनिंग है, बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना, ये 2 दिन 4 दिन वाली चीजें नहीं है। यस इसमें मैम। कम से कम मुझे 5 साल चाहिए। पूरा कंप्लीट स्टडी अगर करानी हो, यस कम मैम। से कम 5 साल चाहिए, ताकि एक एक चीजें अंदर तक पूरी वो हो जाए। अभी तो हमने अधूरा सीखा, यस केवल हमने फोकस कहाँ किया है, पॉइंट पे, प्रोटोकॉल पर। ये है तो ये है तो ये है तो ये। उस पे हमें कभी शुरू से इंटरेस्ट रहा नहीं। यस। हाँ, कि जब तक आप चीजों को जानते ही नहीं कैसे करें। जब पेट में दर्द हो रहा है, ये पॉइंट लगा लो, क्यों लगा लो? पेट के तो 9 क्वाड्रेंट है ना, आपने इसमें सीख लिया। तो 9 क्वाड्रेंट को पहचाना आपने यस कि मैम। किस वाले में है, और उसमें इतनी वैरायटीज है, तो कौन सी बीमारी हो गई? पैरासिटामोल हर बुखार की दवा नहीं बन सकती ना। यस मैम। अलग अलग बुखार का, टाइफाइड है तो पैरासिटामोल दे दें, मलेरिया है पैरासिटामोल दे दें, नो मैम। टीबी है पैरासिटामोल दे दें, उसमें भी फीवर आता है। यूटीआई है पैरासिटामोल दे दें, हो सकता है फॉर अ टाइम बिंग थोड़ा सा रिलीफ करते हैं। इसके लिए पूरी जांच होती है, फिर उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मेडिसिन होती है। तो वैसे ही यहाँ भी होती है, लेकिन ये चीजें हमें पास ऑन नहीं हुई है, यस क्योंकि सर की स्वास्थ्य की वजह से वो कभी कर नहीं पाए। ठीक है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट है मजहर जी। नमस्ते मैम। मैम एक क्वेश्चन था। मैं खुद के 4 फिंगर का ट्रीटमेंट मैंने लगाया है कुछ दिन, लेकिन इतना आराम नहीं मिला है। तो क्या होता है ये, मैं जब फिंगर को इतना ऐसा बेंड करता हूँ, जब ऐसे मुट्ठी करने के लिए, तो इस पार्ट में बिल्कुल थोड़ा ऐसा पेन होता है। टच करने में? कोई नहीं, टच नहीं करने में, बेंड करने में। जब इतनी ऐसी ये इसको मैं ऐसे बेंड कर दूं तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी में कोई पेन नहीं होता है। केवल एक फिंगर आप बोल रहे हैं, 4 फिंगर में आपको पेन की फीलिंग हो रही है? करेक्ट। व्हेन अभी इसे स्ट्रेच करता इतना हूं। पेन नहीं है कि आपको कोई खास परेशानी होती है ना? नहीं, इतना पेन नहीं है, नहीं। आपने जो अगर कुछ ऐसा हैवी लिफ्ट करना है या ऐसे समझ लीजिए हाँ, पॉलिथीन पकड़ ली ऐसी इसमें, तब वो पता चलता है थोड़ा ठीक है। सा। तो जो आपने पॉइंट यूज किए थे, उसमें क्या मैग्नेट लगाए थे, येलो या व्हाइट? मैम मैंने शायद वाइट लगाए थे। मैं एक सेकंड आपको फिर अपने हाथ बताऊंगा। में ही तो लगाया, इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो हाँ कैसे काम चलेगा? जी। तो ये भी मैम क्या लगाए? मैम येलो मैग्नेट लगाए थे, येलो। हाँ, मुझे पता था, फिर भी मैं वेरीफाई कर रही हूँ। जी जी। इसको कर नहीं दीजिए। अभी देखिए, देखा नहीं बट आपके हल्का पेन है। जी। मैंने जब आपको बताया था तो ये कहा था कि आपको पेन है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपको देखना होगा कि कंटिन्यूअस पेन है, इंटरमिटेंट पेन है, लाइट पेन है, शार्प पेन है। तो शार्प पेन तो है नहीं, नहीं है। कंडीशनल है कि कुछ किया तो हो गया, अदरवाइज नहीं। तो वहां पर एनर्जी थोड़ी डाल दीजिए, ताकि वो कैरी करने लायक हो जाए कोई चीज। तो आप ओके। जो पॉइंट जो भी लिया था आपने, ठीक ही हम्म। लिया होगा पॉइंट देख करके फिंगर का। हाँ वो 4 तो फिंगर आपको करना है टोन, वाइट में ओके। लगाएंगे। दूसरे दिन आप ओके, मैं चेक करके आपको फीडबैक नहीं भी होगा दूंगा। तो आप हमें बताइए। आज लगाइए, कल वाली क्लास में रिजल्ट बताइए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी, नेक्स्ट कोई नहीं दिख रहा है मैम अभी। अर्चना मिश्रा जी। मैम नमस्कार। मैम आपने लंबर और फाइल की लोकेशन समझाई थी मैम, प्लीज एक बार फिर से समझाइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
मैम लंबर 5 किलो ने। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। तो वो तो आपको वीडियो में मिल जाएगी ना, चाहे जितनी बार आप उसको देख लीजिए। जो समझाया था वो वीडियो में तो अवेलेबल है, उसको 2-3 बार सुन लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो, नेक्स्ट है रुचि गुप्ता जी। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मैंने तो फर्स्ट टाइम ये एक्यूप्रेशर की क्लास को ज्वाइन किया है, पेन को। ठीक। तो बस मैम मेरे को मैंने 5 दिन आपकी क्लास की और मतलब ये इसमें मैं इस फील्ड में जब मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हुई तो आपका ट्रीटमेंट भी चल थोड़ा रहा सा है। अपना कैमरा एडजस्ट कर लीजिए और एक जगह पे रख दीजिए। हाँ बस। तो मैम मैंने 5 दिन क्लास की, मैंने समझने की कोशिश की है, मैं रोज पढ़ भी रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मुझे इंटरेस्ट मतलब सुनने में मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा है। लेकिन अभी जो मैंने सबके क्वेश्चन सुने तो मुझे लगा कि मैं पहली सीढ़ी क्या, मैं तो अभी जमीन पे चल रही हूँ, शायद बिल्कुल। चलना सीख रही हूँ। हिम्मत तो करिए एटलीस्ट आपने आगे आने हाँ की। मैम, बस मैंने यही सोचा। तो जो मेरे कुछ क्वेश्चंस थे वो तो मुझे लगा कहीं इसमें आते नहीं है, पर फिर भी मैं पूछती हूँ। मैम जैसे आपने कहा कि कोई भी बच्चा अस्थमैटिक हो तो उसमें विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी है। मैम जैसे एक है मेरी नॉलेज में, तो वो बचपन में था, लेकिन उनके उसका जैसे लॉज थे तो उन्होंने उसको पंप ऐसे नहीं लेने दिया, वो कुछ एक्सरसाइज वगैरह कराते थे तो वो नॉर्मल था अभी। लेकिन अब ये है कि जैसे वो बच्चा बड़ा है, 30 साल का है लगभग, तो वो अगर मतलब वेदर चेंज जब होता है तब उसको ये प्रॉब्लम होती है। वैसे वो बहुत एक्टिव है, इधर उधर होता रहता है, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होती। हो सकता है स्नोफिल्स वगैरह बढ़ी हो उसके अकॉर्डिंग फिर उसका ट्रीटमेंट दिया जाए। जरूरी नहीं कि उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकता है सिंपल उसको स्नोफिल बढ़ा, हाँ एलर्जिक मैम, ये होता है जब उसको एलर्जिक अस्थमा का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पूरा पेशेंट की रिपोर्ट और ये सब उसके बेस पे होगा। मैम उसके स्नोफिल्स तो बढ़ जाते हैं। पढ़ते हैं ना। हाँ, तो हाँ उसका ट्रीटमेंट। अच्छा मैम, उसके बेस पे होगा उसका। एक मैम आपने ये बताया था कि फिंगर के टिप्स पे जिंगिट वो पॉइंट्स होते हैं, तो मैम क्या आप बताएंगे, जैसे आपने अंगूठे पे बताया था, 5 पे मतलब मेन कौन से होते हैं? गूगल खोल लीजिए जी उसमें जिंग वेल पॉइंट लिख दीजिए, और मैम। नहीं तो आपके कांटेक्ट में है शिवी जी। जी हाँ मैम है ना, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको फोटो ही पूरी भेज दी, ठीक तो है। आप वहां से देख लीजिए। तो यहाँ से भी लोकेशन मिल जाएगी, जैसे क्लिक करेंगे वो सारी लोकेशन आपको मिल जाएगी, उसको अपना डाउनलोड करके रख लीजिए। ठीक है। ओके। हाँ मैम, थैंक यू मैम। मेरे लिए तो बिल्कुल नई फील्ड है ये फिलहाल। नहीं जो भी है, लेकिन आपने प्रयास किया, सराहनीय प्रयास किया, ये बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। नहीं मैम, मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की कि मैं समझ जबकि पाऊँ। ये जो क्लास थी काफी एडवांस थी उसके अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, ये मैं भी आश्चर्य। एक्चुअली मैं साइंस की स्टूडेंट थी, मेरे घर में मेरे फादर भी डॉक्टर थे, मतलब अब तो वो नहीं है, उनको नेचुरोपैथी पे ही ज्यादा भरोसा था। इवन डॉक्टर होने के बावजूद वो एक्सरसाइज वगैरह से कोशिश करते थे कि पेशेंट सही हो। तो इसलिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था, थोड़ी नॉलेज थी। अब मैं कोशिश करूंगी आगे कि मैं इसको कर पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जी फातिमा जी। आप अपना ऑन कर लीजिए कैमरा और माइक भी। जी अपना कैमरा भी ऑन और बताएं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मुझे पहले आपको
शुक्रिया अदा करना है हम लोगों के लिए, ऐसा टाइम निकाल करके जो थोड़ा सा कोर्स बना रही है। हम लोगों को बहुत फायदा हो रही है इस कोर्स से। मुझे एक सवाल। आप मालदीव से जुड़ी हुई है ना? हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि देखिए दूर दूर से भी लोग इस विधा में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी भी देखिए पंजाब से जुड़े हुए थे यूएस से, और आप अभी मुझे भी ये एलोपैथी का दवा लेना मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैं गूगल कर रहा हूँ ये कैसे डिजीज ठीक करना है, ये कौन सा दवा लेना है, क्या करना है, ये गूगल कर रहा हूँ। उस वजह से मुझे ये एक्यूप्रेशर के बारे में पता चला। हमारा कंट्री में कोई भी नहीं है इस एक्यूप्रेशर का थेरेपिस्ट नहीं है हमारा कंट्री में। ये छोटा सा कंट्री है। आप तो है ना, आपने क्यों कहा कि हमारे यहाँ कोई नहीं है? मैं तो अभी चलना शुरू किया, अभी तो कोई बात नहीं इतना आता नहीं है। मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ भी ऐसा कोर्स है तो मैं ज्वाइन करने के लिए YouTube चैनल पर आपने विजिट किया है ना? हाँ, मैं देख रहा हूँ सारा। प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में TCM फाउंडेशन कोर्स, कलर थेरेपी कोर्स, ठीक है, और इंटरेक्शन सेशन, ये जब आप ओपन करेंगे ना तो वहां पे बहुत सारी नॉलेज वाली चीजें मैंने 25-26 वीडियोस डाली हैं 1 आवर की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं सभी के लिए। उसको आप ओपन करिए और खूब नॉलेज लीजिए। मैं ये कोर्स देख रहा हूँ और नोट भी बना रहा हूँ। अभी थोड़ा सा कला थेरेपी भी दे रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसका यूरिक एसिड बढ़ा रहा है, इसीलिए मैंने ये कला थेरेपी दे दिया। अभी बहुत आराम मिला, बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अभी नया सीखा है और आपने रिलीफ दिया यूरिक एसिड में, बाई कलर, कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। और मालदीव में आपको एक सेंटर ओपन होगा। मेरा कोशिश यही है, मैं ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना और रिलीफ देना है। बहुत लोग बहुत कितनी पॉपुलेशन है वहाँ की? सॉरी, कितनी पॉपुलेशन है वहाँ की? हमारा छोटा छोटा आइलैंड होता है यहाँ। हमारा ये आइलैंड में 2600 है। तो बढ़िया है ना, आप आराम से वहाँ पे कर सकती हैं, प्रैक्टिस भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा। हाँ, मेरा एक सवाल है, मुझे 2-3 पेशेंट मिला। अभी मैं धीरे धीरे शुरू किया, इतना नहीं करता हूँ लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। 2-3 पेशेंट मिला, ये स्कैपुला, बैक साइड स्कैपुला के पास बहुत पेन हो रहा है। ये लोग बोला बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और जलन भी हो रहा है। कुछ देर तक ऐसे बैठने से जलन बहुत ज्यादा हो रहा है और पेन भी ज्यादा हो रहा है। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसके बारे में कुछ बता सकता है? पेन डायग्नोसिस में मैंने आपको रेफर्ड पेन बताया था ना। हाँ, तो यू हैव टू जस्ट ओपन रेफर्ड पेन पिक्चर, ठीक है, और आपको यहाँ मिलेगा कि एसिडिटी कैन कॉजेस दिस टाइप ऑफ पेन। एसिडिटी। So first you have to treat his or her acidity problem. ठीक है। और एक सवाल है, मुझे आपका कंसल्टेशन चाहिए ऑनलाइन। मैं क्या करूं कंसल्टेशन लेने के लिए? ओके, मैं उसके लिए अपनी टीम से बोलती हूँ कि यहाँ वो नंबर लिख देगी, आप उसको वहां पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दीजिएगा, फिर मैं आपको टाइम दे दूंगी। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको बात करके और ये कोर्स करके। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आगे जाकर मैं कोर्स भी ज्वाइन करने के लिए सोच रहा हूँ और सारा वीडियो भी देखकर नोट बना रहा हूँ।
मेरा कोशिश है ये अच्छी तरह बहुत लोगों को इसका फायदा देना। मीनवाइल आपको क्या करना है, सारे फोटो सारे ये जो वीडियोस है ना, वन बाय वन इसके नोट्स बना लेना। हाँ, ये तो मैं कर रहा हूँ अभी, बहुत यूजफुल हो जाएगा आपके। ये कर रहा हूँ अभी। मुझे टाइम थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा तो मैं बैठकर ये काम कर रहा हूँ, वीडियो देखकर बार बार देखकर ये नोटिस बना रहा हूँ। जी जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम इंक्वायरी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, वहां से देख सकती हैं। ओके ओके, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो नंबर डाल दिया ऑनलाइन का, थैंक तो यू। आप वहाँ पे हाँ देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मजहर जी हैंड रेज कर रहे हैं बार बार, एक बार कर दीजिए, और टाइम बहुत कम है, ये लास्ट कॉल मैं लूंगी। नहीं मैम, हैंड रेज नहीं कर रहा था, उनको सिर्फ एनकरेज करने के लिए, थम्स अप। अच्छा, हमें नहीं पता भाई मार्क वगैरह। एनीवे जो भी है, आगे लोग तो जुड़े हुए हैं, ज्यादा सवाल थे हमारे पास कम। तो क्या मैं ये मानूं कि बाकी लोग सेटिस्फाइड हैं? अगर हैं तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, मेरी मेहनत बच जाएगी, कल भी नहीं आना पड़ेगा। हाँ, और ये बताएं तो एक जो क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट करके, जो प्रैक्टिकल से वाला था वो करके फिर कल फिनिश कर दूंगी, ठीक है। राम बाबू सिंह कुछ कहना है, चाहते हमारे हैं? पास 3 मिनट है, अगर शॉर्ट में बोलना चाहें तो आप उससे ज्यादा का टाइम नहीं। तो बाकी लोगों का क्या प्रतिक्रिया समझा जाए, वो केवल सुनेंगे, लिसनर रहेंगे, या उनका कोई सवाल भी है? सवाल न पूछने के 2 कारण होते हैं, या तो समझ में आ गया या तो आया ही नहीं, तो पूछे क्या। लेकिन मैं मान के चलती हूँ वो वाला जिसमें आपने, जितने भी लोग थे उन्होंने अभी तक कुछ नेगेटिव चूंकि नहीं कहा है, इसलिए मैं अपने से ही मान लेती हूँ कि बाकी लोग सेटिस्फाइड हैं, इसलिए सवाल नहीं पूछे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे राम बाबू जी ने अपना ऑन किया है, तो फटाफट बोलिए सर, क्योंकि समय बहुत कम है। मैडम मैं मुंबई से बोल रहा हूँ जी। किसी पेशेंट को एको पॉइंट दबाने पे इचिंग होने लगता है, या मैग्नेट मेथी चिपकाने पे इचिंग के साथ स्वेलिंग भी हो जाता है, तो उसका कारण और निवारण बताएंगे मैडम? उसका निवारण तो नहीं बता सकते, कारण उसका यही है क्योंकि अलग अलग चीजें होती है ना, इसीलिए तो देखिए ये सारा इंतजाम करना पड़ता है, पूरी डिटेल एक छोटी छोटी चीज में फिलअप करवाती हूँ कि आपकी भूख कैसी है, नींद कैसी, नींद भी है तो कितने बजे है, क्यों है, कैसे है, ताकि कुछ वहाँ। अच्छा। तो यहाँ पर जो है उसका यही रीजन है कि जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, जब वो हम पॉइंट प्रेस करते हैं तो वहां से रिलीज हो जाते हैं, इसलिए वहां पे इचिंग होती है। इसका इफेक्ट आता है लिवर पे सीधा हमारे, तो इसलिए वहां पे बिलिरुबिन ये जो सॉल्ट्स हैं वो बढ़ जाने की वजह से हमको स्किन में ईचिंग की फीलिंग। अब इसका दूसरा रीजन ये होता है कि किसी किसी को टेप वगैरह से एलर्जी होती है, तो अगर मान लीजिए टेप चिपकाया तो टेप का जो एडहेसिव है उसकी वजह से किसी किसी को प्रॉब्लम होता है, तो वहां पे दाने वाने या कभी इस तरीके का हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। हाँ, तो अगर ईचिंग है और टेप से है तब तो एलर्जी के लिए जो पॉइंट होते हैं उस पे ब्लैक कलर लगा करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन किसी पॉइंट को दबाने के बाद ऐसा हो रहा है तो हमें वो बीमारी देखनी पड़ती है कि किसकी वजह से, क्योंकि सबको तो होता नहीं, तो किसकी वजह से हो रहा है वो आपके पास फिर पता चलता है। ठीक है मैडम। ओके मैडम, थैंक यू। तो आज की सभा हुई सुसंपन्न। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके कि आप लोग इसमें जुड़े, और जो आप लोगों के सवाल थे वो कोई भी ऐसे नहीं थे कि आप लोग बिना पढ़े हुए और ऐसे चले आए। इस बात की मुझे और भी खुशी हुई कि जितने भी सवाल थे सब बिल्कुल फ्रूटफुल, लोगों के लिए समझने लायक, इसलिए थैंक यू सो मच। कल एक बार मैं फिर जुड़ूंगी और शायद लास्ट जुड़ूंगी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड है, सबके जो भी आंसर आ रहे हैं चैट बॉक्स में भी, वो कोई भी ऐसा नहीं आ रहा है कि नहीं हम ये नहीं समझा, वो नहीं समझा। इवन सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि जो न्यू कमर थी, इवन फर्स्ट टाइम जिन्होंने ज्वाइन किया था, उन्होंने भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया कि मैं जुड़ तो गई गलती से लेकिन समझा। तो ये अच्छा लगा मुझे,
और कल बस मैं एक बार आके वो चार्ट का समझा करके फिनिश कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास भी जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा टाइम का अभाव होता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। तो बस किसी तरीके से निकाल के टाइम आप लोगों को दे पाती हूँ, और जब तक टाइम ऐसे चलता रहेगा छोटे छोटे मैं बनाती रहूंगी, आपको दे दूंगी। और जब मैं फ्री हो जाऊंगी थोड़ा सा, फिर आप लोगों को भागना पड़ेगा कि नाउ दिस इज टू मच, बस करिए, इतना लंबा हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन चाहे एक ही कैंडिडेट हो हमारे पास, लेकिन पढ़ाएंगे तो उतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आज बस यहीं तक, फिर मिलेंगे। और आगे की कब आएगा वो दिन, यही हम भी सोचते रहते हैं। लेकिन हमें लगता है देखो शायद नजदीक ही है, लेकिन उसी नजदीक में भी बहुत ज्यादा अभी दिक्कतें हो रही हैं। एनीवे देखते रहेंगे, और जैसे ही होता है आपको जरूर जरूर सूचित करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।